हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकवरी प्रोसीडिंग्स। एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही फटाफट से अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये चैप्टर के अंदर पहले तो हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 220। सेक्शन नंबर 220, व्हेन टैक्स पेएबल एंड व्हेन असेसी इज डीम्ड इन डिफॉल्ट। चलो थोड़ा सा याद करो फ्रेंड्स, हम लोगों ने असेसमेंट प्रोसीजर करके चैप्टर पढ़ा था। असेसमेंट प्रोसीजर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कैसे होती है, बाय इशूइंग नोटिस, और कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स खत्म कैसे होती है, बाय पासिंग ऑफ ऑर्डर। अब आपने अगर रिटर्न फाइल कर दिया तो जो भी इनकम आपने रिटर्न में दिखाई होगी उसको हम रिटर्न इनकम बोलेंगे। फिर असेसमेंट हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने एडिशंस किए, तो जो इनकम बाद में सिलेक्ट होगी दैट इज आफ्टर असेसमेंट, उसको हम बोलेंगे असेस्ड इनकम। अब फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम बढ़ी तो कहने से आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा सा याद करो, जो जैसे ही असेसमेंट खत्म होता है आपको एक ऑर्डर आता है और ऑर्डर के साथ साथ एक नोटिस ऑफ डिमांड आता है। 156 करके हमने सेक्शन पढ़ा था, नोटिस ऑफ डिमांड करके। सो वो नोटिस ऑफ डिमांड आपको आएगा। अब फ्रेंड्स, जो नोटिस ऑफ डिमांड में टैक्स आपसे डिमांड किया गया है, कहने से वो आपको पे करना पड़ता है विद इन 30 डेज। कितने डेज में पे करना पड़ता है? विद इन 30 डेज। सो जब भी आपसे टैक्स डिमांड किया गया है, जब भी आपसे टैक्स डिमांड किया गया या कोई भी अमाउंट डिमांड किया गया है थ्रू नोटिस अंडर सेक्शन 156, कहने से वो आपको पे करना पड़ता है विद इन 30 डेज। सो अब देखो, अगर आपने 30 डेज में पे नहीं किया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो देखो, एनी अमाउंट अदरवाइज देन बाय अ वे ऑफ एडवांस टैक्स, कोई भी अमाउंट हो, एनी अमाउंट specified as payable in the notice of demand under section 156 shall be paid within 30 days of the service of notice at a place and to a person mentioned in the notice। 30 days में आपको पे करना पड़ेगा। नीचे देखो क्या लिखा है, however where the assessing officer has a reason to believe that it will be detrimental to revenue if full period of 30 days aforesaid is allowed, he may with a previous approval of a joint commissioner direct that the sum specified in the notice of demand shall be paid within a period being a period less than the period of 30 days aforesaid as may be specified by him in the notice of demand। So अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि ये असेसी शायद भाग जाएगा या पैसा नहीं देगा, तो 30 डेज से कम पीरियड में भी यू कैन से उसको बोल सकते हैं कि तू पेमेंट कर देना। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑफ JCIT। क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑफ JCIT। अब देखो आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेएबल इफ टैक्स नॉट पेड विद इन द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 220 सबसेक्शन 1। अब ये जो टाइम लिमिट यहां पे दी गई है उसमें आपने टैक्स नहीं भरा तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। देखो, इफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156 is not paid within the period mentioned in 220 subsection 1, so either it is a period of 30 days or less than 30 days, the assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% for every month or part of the month comprised in a period commencing from the date immediately following the end of the period mentioned in 220 subsection 1 and ending with a date on which the amount is paid। So आपको 1% interest लगेगा per month और part of the month। पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ कितना इंटरेस्ट लगेगा? 1% इंटरेस्ट लगेगा। सो यहां पे आप शॉर्ट में लिख सकते हो 1% इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब नेक्स्ट दो पॉइंट बहुत इजी है दोस्तों। नेक्स्ट दो पॉइंट क्या बोल रहे हैं? हावेवर वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 154, 155, 250, 254, 260, 262, 264 or an order of settlement commission under 245D subsection 4, the amount on which interest was payable under this section has been reduced, the interest shall be reduced accordingly and the interest, excess interest if any, shall be refunded। So अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका टैक्स पेएबल जो था वो था पहले 10 लाख, इतना टैक्स भरना था आपको, तो इसके ऊपर अपन ने अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट की होगी। अब सपोज के केस रेक्टिफिकेशन में गया या अपील्स में गया है, केस रेक्टिफिकेशन, अपील या फिर रिवीजन के अंदर केस गया है। अगर केस वहां पे गया है और ये 10 लाख का टैक्स पेएबल 8 लाख हो चुका है, तो अब 8 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे दोस्तों,
तो ये जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगी, इंटरेस्ट कम हो जाएगी, तो अगर आपने एक्सेस इंटरेस्ट पे कर दिए तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ रेक्टिफिकेशन, बिकॉज ऑफ अपील, बिकॉज ऑफ रिवीजन, अगर आपका टैक्स पेबल कम हो रहा है तो इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी, और इंटरेस्ट कम हो गए तो अगर आपने एक्सेस इंटरेस्ट पहले पे कर दी होगी तो वो रिफंड हो जाएगा। और ये जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, उसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं, वेयर द अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट वॉज पेबल अंडर दिस सेक्शन हैड बीन रिड्यूस्ड एज अफोरसेड बट सब्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डर अंडर द सेड सेक्शंस और सेक्शन 263, ये रिवीजन का सेक्शन है। सो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी इंटरेस्ट कम हो चुकी है पहले, सो अगर केस हाईटैट में गया और उसने आपकी इनकम कम कर दी, टैक्स कम हो चुका है, इंटरेस्ट कम हो गई, बट फिर केस हाई कोर्ट में गया और अब तुम्हारी इनकम बढ़ चुकी है वहां पे और टैक्स भी बढ़ रहा है, द अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट पेबल अंडर दिस सेक्शन इज इंक्रीज्ड, the assessee shall be liable to pay interest under this section from the date immediately following the end of the period mentioned in the first notice of demand referred to in section 220 subsection 1 and ending with a date on which the amount is paid. So फिर से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो यहाँ पे लिखा है। सो पहले वो लोग क्या बोल रहे हैं, 1% इंटरेस्ट पे करो, फिर केस अगर अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन में जाता है और उसकी वजह से इनकम कम होती है तो एक्सेस जो भी रहेगा वो हम आपको रिफंड कर देंगे, और आपने पे नहीं किया होगा तो पे मत करना। एंड फिर अगर वापस से अमाउंट बढ़ा तो फिर हम आपको इंटरेस्ट स्टार्टिंग से लगाएंगे। उसके बाद एक सेक्शन है 220 सबसेक्शन 2A, पावर ऑफ अ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और अ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर to waive or reduce the interest payable under section 220 subsection 2। ये जो इंटरेस्ट है वो क्या कर दी जा सकती है, वेव कर दी जा सकती है फ्रेंड्स। वो पावर है किसके पास, PCCIT के पास, CCIT के पास, PCIT के पास या फिर CIT के पास। देखो, द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, principal commissioner and commissioner may reduce or waive the amount of interest paid or payable by the assessee under section 220 subsection 2 if he is satisfied that, number 1, the payment of such amount has caused or would cause genuine hardship to the assessee, number 2, the default in payment of an amount on which the interest had been paid or was payable under the said subsection was due to the circumstances beyond the control of assessee, and the assessee has cooperated in any inquiry relating to the assessment or proceedings for recovery of any amount due from him. So अगर ये तीन conditions satisfy हो जाती है कि the payment of such amount has caused or would cause genuine hardship to the assessee, default in payment of the amount on which the interest had been paid or was payable under the said subsection was due to the circumstances beyond the control of assessee, and the assessee has cooperated in any inquiry relating to the assessment or proceedings for recovery of any amount due from him. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो CCIT, PCIT, PCCIT, CIT may reduce or waive the amount of interest. अब उसके लिए टाइम लिमिट फॉर पासिंग एन ऑर्डर, द ऑर्डर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। सो आपको पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि मुझे इंटरेस्ट वेव कर दो। सो वो लोग ऑर्डर पास करेंगे, तो वो एप्लीकेशन शैल बी पास्ड विद इन द पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। सो जिस मंथ में आपने एप्लीकेशन किया वो मंथ के एंड में जाके वहां से 12 महीने में वो लोग ऑर्डर पास करेंगे, या तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या तो वो लोग रिजेक्ट करेंगे। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपका ऑर्डर तो फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उनको देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। सो पहले हमने क्या पढ़ा, 30 डेज में टैक्स पे कर दो। अगर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि पीरियड कम कर देना चाहिए तो वो कम कर देगा, नहीं पे किया तो इंटरेस्ट लगेगा। अगर अपील रिवीजन के वजह से आपका इंटरेस्ट कम हो, टैक्स पेबल कम हो रहा है तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और एक्सेस इंटरेस्ट जो है वो यू कैन से रिफंड हो जाएगा। एंड अगर फिर अपील में आगे अपील गया या रिवीजन में कुछ हुआ तो फिर वापस से आपका टैक्स बढ़ चुका है क्योंकि आपकी इनकम बढ़ चुकी है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे पावर है वेव करने का। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 220 सबसेक्शन 2B एंड 220 सबसेक्शन 2C ये लोग क्या बोल रहे हैं, याद करो हमने जब TDS चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपने लेट डिडक्ट किया तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ।
इंटरेस्ट लगेगा, और लेट पेमेंट किया तो 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और टीसीएस में एक ही रेट था, याद करो, टीसीएस के केस में 1% इंटरेस्ट लगता है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट आपको लगा है अंडर 2011A एंड 206C7, वो पीरियड के लिए हम तुम्हें ये वाली इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, मतलब ये 220 सबसेक्शन 2 वाली। मतलब वो लोग सिर्फ ये प्रोविजन लेके आ रहे हैं कि ताकि आपको 2 बार इंटरेस्ट ना लगे। सो सपोज आपका टीडीएस पेएबल है, अभी तक आपने टीडीएस गवर्नमेंट को नहीं दिया है, तो यहां पे आपको इंटरेस्ट लगने वाली है ना 2011A में। तो 2011A में जब इंटरेस्ट लगने वाला है तो हम आपको 220 सबसेक्शन 2 में इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, वो पीरियड के लिए। सो डबल लेवी ना हो उसके लिए ये फर्स्ट पॉइंट टीडीएस के लिए बनाया गया और ये सेकेंड पॉइंट टीसीएस के लिए बनाया गया है। सो शॉर्ट में डबल इंटरेस्ट ना लगे आपको, इसीलिए ये प्रोविजन बनाया गया है कि टीडीएस अगर पे नहीं करोगे तो वहां पे तुम्हें इंटरेस्ट लगने वाला ही है वैसे भी, तो उस पीरियड के लिए हम तुम्हें ये वाली इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। एंड टीसीएस के केस में भी वहां पे 206C7 में इंटरेस्ट लगने वाला है, सो हम तुम्हें 220 सबसेक्शन 2 का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट 220 सबसेक्शन 1A, डीम्ड वैलिडिटी ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड टिल द डिस्पोजल ऑफ अपील। बहुत ही इजी सेक्शन है। देखो, मुझे असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, असेसमेंट ऑर्डर, और उसके साथ साथ नोटिस ऑफ डिमांड भेजा। क्या भेजा? नोटिस ऑफ डिमांड। सो उसके साथ साथ नोटिस ऑफ डिमांड आ गया मेरे पास। अब नोटिस ऑफ डिमांड में लिखा है कि सागर यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑफ 5 लाख रुपीज। मैंने CITA में अपील फाइल किया। CITA ने बोला कि नहीं भाई, तुझे 5 लाख का टैक्स नहीं भरना है। अब डिपार्टमेंट ने ITAT में अपील फाइल किया, तो डिपार्टमेंट ने जब ITAT में अपील फाइल किया, ITAT ने बोला कि नहीं भाई 5 लाख का टैक्स तो भरना पड़ेगा, 5 लाख का जो टैक्स है वो तो भरना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि जो नोटिस ऑफ डिमांड मुझे आई थी जब असेसमेंट कंप्लीट हुआ था, उसकी वैलिडिटी कब तक है? तो बोल रहे कि जब तक फाइनल अपील तक नहीं होता है ना केस, फाइनल अपील, सपोज ITAT फाइनल अपील था अपना, आगे किसी ने अपील फाइल नहीं किया, तो वहां तक आपकी नोटिस ऑफ डिमांड जो है वो वैलिड रहेगी। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, आपको असेसमेंट ऑर्डर आया प्लस उसके साथ साथ नोटिस ऑफ डिमांड आया जहां पे लिखा था टैक्स पेएबल इज 5 lakhs। आपने CITA में अपील फाइल किया और उसने बोला 5 lakhs का टैक्स इज नॉट पेएबल। फिर आप गए ITAT के अंदर, ITAT में कौन गया? डिपार्टमेंट गया और उन्होंने बोला 5 लाख का जो टैक्स है वो पेएबल है। तो ये वाला जो नोटिस ऑफ डिमांड मुझे AO ने दिया था वो कब तक वैलिड है? जब तक ITAT का ऑर्डर पास नहीं होता तब तक वो वैलिड ही रहेगा। हाँ, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां तक यू कैन सी ये वैलिड रहेगा। सो नोटिस ऑफ डिमांड जो है वो वैलिड रहेगा टिल द डिस्पोजल ऑफ अपील। अब ये जो प्रोविजन है वो क्यों आया था? क्योंकि एक केस हुआ था विक्रांत टायर्स लिमिटेड करके, उसके वजह से यू कैन से ये प्रोविजन डाला गया था जिसमें विक्रांत टायर्स लिमिटेड के केस को क्या कर दिया है? ओवरराइड कर दिया है। और उसका मस्त एक एग्जाम्पल तुम्हें यहां पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले वो लोग बोलते थे कि ये जो नोटिस ऑफ डिमांड है वो वैलिड नहीं है टिल द डिस्पोजेबल ऑफ अपील, बट अब उन्होंने ये प्रोविजन ही डाल के बोल दिया है। उसका एग्जाम्पल मस्त यहां पे बना के आपको दिया है, बहुत ईजी है, रीड कर लेना। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 221, पेनल्टी पेएबल व्हेन टैक्स इन डिफॉल्ट। बहुत इजी, व्हेन एन असेसी इज इन डिफॉल्ट और is deemed to be in default in making payment of tax, he shall, in addition to the amount of arrears and amount of interest payable under section 220 subsection 2, be liable by a way of penalty to pay such amount as the assessing officer may direct, and in case of continuing default, such further amount or amounts as the assessing officer may from time to time direct, so however that the total amount of penalty does not exceed the amount of tax in arrears. सो आपको क्या पे करना पड़ सकता है? पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। पेनल्टी कितना हो सकता है? मैक्सिमम जितना टैक्स अमाउंट था उतना मैक्सिमम पेनल्टी हो सकता है। हाउएवर बिफोर लेविंग एनी सच पेनल्टी द असेसी शैल बी गिवन OBH, opportunity of being heard. Further, where the assessee proves to the satisfaction of assessing officer
that the default was for good and sufficient reasons, no penalty shall be levied under this section. For removal of doubt, it is hereby declared that the assessee shall not be ceased to be liable to pay any penalty under this subsection merely by the reason of the fact that before levy of such penalty he has paid the tax. Where as a result of any final order, the amount of tax with respect to the default in payment of which the penalty was levied has been wholly reduced, the penalty levied shall be cancelled and the amount of penalty paid shall be refunded. So ये सेक्शन क्या बोल रहा है, शॉर्ट में हम आपको क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे विच इज इक्विवेलेंट टू टैक्स अमाउंट, विच इज इक्विवेलेंट टू टैक्स अमाउंट. एक OBH देना पड़ेगा बस. कल उठ के अगर टैक्स अमाउंट कम हो गया तो पेनल्टी भी कम हो जाएगी अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो ये एक छोटा सा प्रोविजन था, चांसेस कम है एग्जाम में आने के. सो ये आपका छोटा सा प्रोविजन कंप्लीट हुआ.